यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर। क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना प्रश्न 1। प्रश्न पत्र 2 जुलाई 2016 का। तो इस तरह से हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस आचार्य ने अपभ्रंश को लोक भाषा न कहकर देश भाषा कहा है? तो दोस्तों इसका उत्तर है थर्ड, भरत मुनि ने। भरत मुनि ने अपभ्रंश को लोक भाषा न कहकर देश भाषा कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न 2। वज्रयान में महासुख दशा की प्राप्ति किससे मानी गई है? तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, प्रज्ञा और उपाय के योग से। प्रज्ञा और उपाय के योग से वज्रयान में महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। प्रश्न 3 दोस्तों, हिंदू पूजय देहरा मुसलमान मसीद। फिर से सुन लीजिए, हिंदू पूजय देहरा मुसलमान मसीद किस कवि की पंक्ति है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सेकंड, नामदेव की पंक्ति है। ठीक है, नामदेव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 4। ज्ञानदीप के रचयिता कौन है? तो दोस्तों ज्ञानदीप के रचयिता हैं ऑप्शन फोर्थ, शेख नबी। शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप। अगला प्रश्न है 5। गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। यह कथन किस आलोचक का है? तो दोस्तों यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन सेकंड, रामचंद्र शुक्ल सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है 6। राम ध्यान मंजरी। राम ध्यान मंजरी के रचयिता कौन है? तो दोस्तों राम ध्यान मंजरी के रचयिता हैं ऑप्शन थर्ड, स्वामी अग्रदास। स्वामी अग्रदास की रचना है राम ध्यान मंजरी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। अपना परिचय देते हुए किस कवि ने स्वीकार किया है कि है रथ पालकी गयंद ग्रह ग्राम चारू, आखर लगाए लेत लाखन की सीमा हूँ। आखर लगाए लेत लाखन की सामा हूँ। तो दोस्तों ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों ये पंक्ति है हमारे पद्माकर की। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर है, पद्माकर की पंक्ति है रथ पालकी गयंद ग्रह ग्राम चारू, आखर लगाए लेत लाखन की सामा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 दोस्तों, यहाँ पर दोहा दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं। तिये सैसव जौवन मिले, तिये सैसव जौवन मिले, भेद न जान्यो जात, प्रात समय निसी घोष के दुवौ भाव दर्शात। प्रात समय निसी घोष के दुवौ भाव दर्शात। तो दोस्तों उक्त दोहे में नायिका की किस अवस्था का वर्णन हुआ है? तो ऑप्शन 8 और प्रश्न 8 का उत्तर है फर्स्ट, वैसंधि। वैसंधि की अवस्था का वर्णन हुआ है उक्त दोहे में नायिका की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9। निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है? तो दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी का खंड काव्य नहीं है। ऑप्शन फोर्थ, नहुस। नहुस राम नरेश त्रिपाठी का खंड काव्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 10। यहाँ पर दोस्तों कुछ पंक्तियां हैं कामायनी के सर्ग से ली गई हैं, चलिए देखते हैं। समरस थे जड़ या चेतन, समरस थे या जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतन था एक विलसती, आनंद अखंड घना था। कितनी प्यारी पंक्ति है, फिर से देख लीजिए। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतन था एक विलसती, आनंद अखंड घना था। तो दोस्तों ये जयशंकर प्रसाद की उपर्युक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग की हैं? तो दोस्तों ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर है आनंद।
कामायनी के आनंद सर्ग से ली गई हैं ये पंक्तियां। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 11। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास है ऑप्शन 4 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान, याद रखिए बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न 12। सूखा बरगद उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों प्रश्न 12 का सही उत्तर है ऑप्शन 3 मंजूर एहतेशाम का उपन्यास है सूखा बरगद, याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न 13। भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक की संज्ञा दी है? तो दोस्तों ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर है भारत दूरदशा। भारतेंदु ने अपने भारत दूरदशा नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न 14। ध्यान से देखिए दोस्तों, प्रश्न 14। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय की अन्यापदेशिका शैली पर आधारित है? फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय की अन्यापदेशिका शैली पर आधारित है? अन्यापदेशिका शैली, याद रखिए दोस्तों। तो प्रश्न 14 का सही उत्तर है ऑप्शन 2 कामना। ठीक है, यह सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न 15। अपनी खबर किस लेखक की आत्मकथा है? तो दोस्तों अपनी खबर आत्मकथा है ऑप्शन 1 पांडे बेचैन शर्मा उग्र की आत्मकथा है अपनी खबर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न 16। प्रश्न संख्या 16 दोस्तों, अमरकांत द्वारा रचित कहानी नहीं है। तो नहीं है कौन सी? तो प्रश्न 16 का सही उत्तर है ऑप्शन 3 एक और जिंदगी अमरकांत द्वारा रचित कहानी नहीं है। ठीक है, बाकी डिप्टी कलेक्टरी, जिंदगी और जोक, मौत और नगर, ये सभी जो हैं अमरकांत की कहानियां हैं। बाकी जो नहीं है वो है एक और जिंदगी, ऑप्शन 3। प्रश्न 17। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक है, प्रसिद्ध पंक्ति है दोस्तों, अक्सर पूछी जाती है, हर प्रश्न पत्र में कहीं ना कहीं ऑप्शंस में ज़रूर मिलेगी, तो इसको तो आप याद कर ही लीजिए। तो किसकी उक्ति है? तो दोस्तों ऑप्शन है इसका 2 विश्वनाथ की पंक्ति है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 18। ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों ध्वन्यालोक के रचयिता हैं ऑप्शन 1 आनंद वर्धन की रचना है ध्वन्यालोक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न 19 है दोस्तों, विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 अरस्तु का है विरेचन सिद्धांत। अगला प्रश्न है 20। लघु मानव की अवधारणा किस आलोचक की है? तो दोस्तों लघु मानव की अवधारणा है विजय देव नारायण शाही की। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न 21। ध्यान से देखिए, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों रचना काल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो प्रश्न 21 का सही उत्तर है ऑप्शन 2 सही उत्तर है। सबसे पहले आते हैं अमीर खुसरो, फिर कबीर, फिर दादू दयाल और अंत में सुंदर दास। फिर से देख लीजिए, अमीर खुसरो, कबीर, दादू दयाल, सुंदर दास। ठीक है, रचना काल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न 22। ध्यान से देखिए, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? इसमें भी रचना काल की दृष्टि से ही देखना है। तो प्रश्न 22 का सही उत्तर है ऑप्शन 1 सही उत्तर है। सबसे पहले आते हैं हमारे आलम, फिर आते हैं घनानंद, फिर ठाकुर और अंत में द्विज देव। फिर से देख लीजिए, आलम, घनानंद, ठाकुर और द्विज देव।
ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से। दोस्तों अभी तक हमने रचना काल की दृष्टि से देखा था, लेकिन अब देखेंगे प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से। निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय मंत्र। सबसे पहले प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आएगी कौन सी रचना? राष्ट्रीय मंत्र, फिर स्वदेश गीत, फिर रेणुका और अंत में कुमकुम। राष्ट्रीय मंत्र, स्वदेश गीत, संगीत, स्वदेश संगीत है दोस्तों, माफ कीजिए गलती के लिए, रेणुका, कुमकुम, ये सभी प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में हैं सभी कृतियां। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24, ध्यान से देखिए दोस्तों। जन्म काल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है कि क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है। सबसे पहले जन्म काल की दृष्टि से आते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर। फिर आते हैं सत्यनारायण कवि रत्न, सत्यनारायण कवि रत्न। फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। और अंत में आते हैं हमारे मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे। ध्यान रखिए दोस्तों, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं, 25वां प्रश्न। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से बताना है ग्रंथों का सही अनुक्रम। तो देखते हैं, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है दोस्तों, कश्मीर सुषमा, कश्मीर सुषमा, फिर भारत भारती, फिर प्रिय प्रवास और अंत में मिलन। कश्मीर सुषमा, भारत भारती, प्रिय प्रवास और अंत में मिलन, ये सभी प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में हैं सभी काव्य ग्रंथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 26, ध्यान से देखिए। प्रश्न 26 है दोस्तों, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों प्रश्न 26 का सही ऑप्शन है सेकंड। सबसे पहले शतुर्मुर्ग, शुतुर्मुर्ग, फिर रस गंधर्व, कोर्ट मार्शल, विषवंश। फिर से देख लीजिए, शुतुर्मुर्ग, रस गंधर्व, कोर्ट मार्शल, विषवंश, ये सभी प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में हैं सभी नाटक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 27, ध्यान से देखिए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार, वो भी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है। सबसे पहले रंगभूमि, फिर प्रतिज्ञा, फिर गबन और अंत में कर्म भूमि। सबसे पहले रंगभूमि, फिर प्रतिज्ञा, फिर गबन और अंत में कर्म भूमि, ये सभी प्रेमचंद के उपन्यास हैं जो कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 दोस्तों, प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है, तो ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर है दोस्तों। सबसे पहले चाक, फिर अलमा कबूतरी, चाक, फिर अलमा कबूतरी, फिर कही इसुरी फाग और अंत में गुनाह बेगुनाह, ये सभी मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास हैं जो कि सही अनुक्रम में हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 29, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित कहानियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों निम्नलिखित कहानियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम इस प्रकार है। तो 29 का ऑप्शन हमारा सही होगा ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर है। तो देखते हैं, इंदुमती, सबसे पहले इंदुमती, फिर प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली। फिर से देख लीजिए, इंदुमती, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, ये सभी कहानियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30,
जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों जीवन काल की दृष्टि से पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम कुछ इस प्रकार है। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर है। तो देखते हैं, सबसे पहले आएंगे कॉलरिज। सबसे पहले कॉलरिज के बाद आते हैं हमारे मैथ्यू आर्नोल्ड, फिर क्रोचे, I.A. रिचर्ड्स। फिर से देख लीजिए, कॉलरिज, मैथ्यू आर्नोल्ड, क्रोचे, I.A. रिचर्ड्स। ये सभी जीवन काल की दृष्टि से पाश्चात्य आलोचक हैं जो कि सही अनुक्रम में हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 31, निम्नलिखित कवियों को उनके आश्रयदाता राजाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले सूची 1 में ये कवि हैं और ये आश्रयदाता राजाएं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है। ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर है, इसके अनुसार हम मिलान करेंगे। तो सबसे पहले घनानंद किसके आश्रय में थे? तो घनानंद थे मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ पर। ठीक है, फिर आते हैं पद्माकर के आश्रयदाता राजा कौन थे? तो इनके थे जगत सिंह। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। फिर आते हैं केशवदास के आश्रयदाता राजा कौन थे? इनके थे ओरछा नरेश, ऑप्शन फर्स्ट। फिर हैं हमारे डी, देव के आश्रयदाता राजा कौन थे? तो ऑप्शन फिफ्थ, आजम शाह। ठीक है, ऑप्शन फिफ्थ, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 32, ध्यान से देखिए। प्रश्न 32, निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबद्ध काव्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों पात्रों को उनसे संबद्ध काव्यों के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में हमारे पात्र हैं, ठीक है, और इधर हमारे काव्य हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले तो इसका प्रश्न 32 का ऑप्शन सेकंड सही उत्तर है। अब इसके अनुसार हम मिलान करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कैमास किसका पात्र है? तो ये पात्र है पृथ्वीराज रासो का। ठीक है, पृथ्वीराज रासो का कैमास वध सर्ग है जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, और उसी का पात्र है कैमास। अगला प्रश्न देखते हैं। बी कौन है? अगला ऑप्शन बी, परमाल। ठीक है, परमाल किसके पात्र हैं? तो ये पात्र हैं आल्ह खंड के। ठीक है, परमाल, जिसकी वजह से परमाल रासो भी कहा जाता है आल्ह खंड को। अगला ऑप्शन है सी, राघव चेतन किसके पात्र हैं? तो ये पात्र हैं पद्मावत के। ठीक है, अगला ऑप्शन है डी, इब्राहिम शाह। ये किसके पात्र हैं? तो दोस्तों ये पात्र हैं कीर्ति लता। विद्यापति की रचना है कीर्ति लता, तो उसके पात्र हैं इब्राहिम शाह। ध्यान रखिए, कैमास पृथ्वीराज रासो, परमाल आल्हखंड के, राघव चेतन पद्मावत के पात्र और इब्राहिम शाह कीर्ति लता के पात्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 33, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ काव्य पंक्तियाँ हैं, यहाँ पर कवि हैं। तो चलिए मिलान करते हैं। ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर है, तो इसके अकॉर्डिंग मिलाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखिए, पंक्तियाँ हैं, ध्यान से सुनिए। हे मेरी तुम आओ बैठे पास हम हास और परिहास करें। हे मेरी तुम आओ बैठे पास हम हास और परिहास करें। तो दोस्तों ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है केदारनाथ अग्रवाल की। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल की। ऑप्शन बी, और वह सुरक्षित नहीं है जिसका नाम हत्यारों की सूची में नहीं है। तो ये किसकी पंक्ति है? तो दोस्तों पंक्ति है ये धूमिल की पंक्ति है। ठीक है, याद रखिए, ऑप्शन बी, और वह सुरक्षित नहीं है जिसका नाम हत्यारों की सूची में नहीं है, धूमिल। ऑप्शन सी, साम्यवाद के पथ में लीड किया करते हैं मानवता का पोस्टर देखा लगे रेंगने। साम्यवाद के पथ में लीड किया करते हैं मानवता का पोस्टर देखा लगे रेंकने। तो दोस्तों ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है त्रिलोचन शास्त्री की। ठीक है, त्रिलोचन शास्त्री की पंक्ति है। अब देखते हैं ऑप्शन डी, कर गई चाक
कर गई चाक तिमिर का सीना, जोत की फाँक यह तुम थी। कर गई चाक तिमिर का सीना, जोत की फाँक यह तुम थी। तो ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों ऑप्शन सेकंड नागा अर्जुन, नागा अर्जुन की पंक्ति है। ठीक है, याद रखिए नागा अर्जुन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस तरह से हमने प्रश्न 33 देखा, जिसमें काव्य पंक्तियों को हमने कवियों के साथ मिलाया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 34, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे कुछ काव्य पंक्तियां हैं, पहले प्रश्न की तरह, पिछले प्रश्न की तरह, और यहाँ पे कुछ कवि हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है दोस्तों, इसीलिए मैंने बाकी ऑप्शंस जिनकी जरूरत नहीं थी उन्हें हाइड कर दिया है। ठीक है, तो इसके अनुसार हम मिलान करेंगे। तो देखते हैं ऑप्शन ए। ठीक है, पंक्ति जीवन तेरा शुद्र अंश है, व्यक्त नील घन माला में, सौदामिनी संधि सा सुंदर क्षण भर रहा उजाला में। कितनी प्यारी पंक्ति है, फिर से सुन लीजिए। जीवन तेरा शुद्र अंश है, व्यक्त नील घन माला में, सौदामिनी संधि सा सुंदर क्षण भर रहा उजाला में। तो दोस्तों ये पंक्ति किसकी है? तो पंक्ति है ये जयशंकर प्रसाद की। याद रखिए जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। अब देखते हैं ऑप्शन बी। जो सोए स्वप्नों के तम में वे जागेंगे यह सत्य बात, जो सोए स्वप्नों के तम में वे जागेंगे यह सत्य बात, जो देख चुके जीवन निशित वे देखेंगे जीवन प्रभात, जो देख चुके जीवन निशित वे देखेंगे जीवन प्रभात। तो ये पंक्ति किसकी है? तो सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है दोस्तों, और बेहद सुंदर पंक्ति है। ऑप्शन सी देखते हैं। बांधो न नाव इष्ठाव बंधु, बांधो न नाव इष्ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है हमारे निराला की। ठीक है, ऑप्शन सेकंड सही उत्तर है, निराला की पंक्ति है बांधो न इष्ठाव बंधु। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला ऑप्शन है डी। अगला ऑप्शन डी। पथ होने दो अपरिचित, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। यह पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों ऑप्शन थर्ड महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा की पंक्ति है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो इस प्रकार काव्य पंक्तियों को हमने उनके कवियों के साथ मिलान कर दिया। आप एक बार उत्तर को फिर से पंक्तियों के साथ मिला लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 35, तो ध्यान से देखिए। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे कुछ काव्य ग्रंथ हैं और यहाँ पर उनके कुछ कवि हैं। तो चलिए मिलान करते हैं। ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर है। तो देखते हैं फोर्थ के अनुसार। ए ऑप्शन अमोला, अमोला किसका काव्य ग्रंथ है? तो दोस्तों अमोला काव्य ग्रंथ है त्रिलोचन शास्त्री का, त्रिलोचन शास्त्री। ठीक है, अगला ऑप्शन है बी पलाशवन, पलाशवन किसका काव्य ग्रंथ है? तो दोस्तों ये है नरेंद्र शर्मा का, पलाशवन नरेंद्र शर्मा का काव्य ग्रंथ है। अगला ऑप्शन है सी दीपशिखा, दीपशिखा, दीपशिखा किसका काव्य ग्रंथ है? तो दोस्तों महादेवी वर्मा का, महादेवी वर्मा का काव्य ग्रंथ है दीपशिखा। अगला है ऑप्शन डी धूप के धान, धूप के धान किसका काव्य ग्रंथ है? तो दोस्तों धूप के धान काव्य ग्रंथ है गिरिजा कुमार माथुर का, गिरिजा कुमार माथुर का। ठीक है, ध्यान रखिए। तो इस प्रकार काव्य ग्रंथ को हमने कवियों के साथ मिला दिया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 36, ध्यान से देखिए। भारतेंदु की नाट्य उक्तियों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ एक बात साफ है कि ये सभी जो पंक्तियां हैं वो भारतेंदु की हैं। ठीक है, और ये उनके नाटक हैं। तो चलिए मिलान करते हैं। ऑप्शन देखते हैं सेकंड इसका सही उत्तर है। 36वें प्रश्न का ऑप्शन सेकंड सही है। अब इसके अनुसार हम मिलान करेंगे। तो देखते हैं ऑप्शन ए प्यारी वे अधर्म से लड़े हम तो अधर्म नहीं ना कर सकते, हम आर्यवंशी लोग धर्म छोड़कर लड़ना क्या जाने। फिर से सुन लीजिए। प्यारी वे अधर्म से लड़े हम तो अधर्म नहीं न कर सकते, हम आर्यवंशी लोग धर्म छोड़कर लड़ना क्या जाने। तो ये पंक्ति भारतेंदु के किस नाटक से है? तो ये पंक्ति है नील देवी की।
ठीक है, नील देवी भारतेंदु का नाटक है, उससे ली गई है ये पंक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं बी। अगला ऑप्शन है बी, कोऊ नहीं परकत मेरो हाथ, कोऊ नहीं परकत मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत मैं हाहा होए अनाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत मैं हाहा होए अनाथ। तो दोस्तों ये काव्य पंक्ति भारतेंदु के किस नाटक से है? ये है भारत दूर दशा। हाहा शब्द से ही समझ जाना चाहिए आपको कि ये भारत दूर दशा नाटक से है। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन है सी, चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। टिकस मीन्स टैक्स। ठीक है, टिकस मीन्स टैक्स है यहाँ पर। तो चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते, ये पंक्ति किससे ली गई है? तो ये पंक्ति ली गई है अंधेर नगरी नाटक से। ठीक है, अंधेर नगरी नाटक से। अंधेर नगरी की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टकेर से ख्वाजा। ठीक है, अगला ऑप्शन है डी। देखते हैं, हमने माना कि उसको स्वर्ग लेने की इच्छा ना हो, तथापि अपने कर्मों से वह स्वर्ग का अधिकारी तो हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, हमने माना कि उसको स्वर्ग लेने की इच्छा ना हो, तथापि अपने कर्मों से वह स्वर्ग का अधिकारी तो हो जाएगा। तो ये किस नाटक से पंक्ति ली गई है भारतेंदु के? तो ये पंक्ति ली गई है सत्य हरिश्चंद्र से। ठीक है, सत्य हरिश्चंद्र नाटक की पंक्ति है। हमने माना कि उसको स्वर्ग लेने की इच्छा ना हो, फिर भी, तथापि मीन्स फिर भी, अपने कर्मों से वह स्वर्ग का अधिकारी तो हो ही जाएगा। ठीक है, बेहद सुंदर पंक्ति है। तो इस तरह से भारतेंदु की नाट्य उक्तियां उनके नाटकों के साथ हमने मिलान कर दी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 37, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित औपन्यासिक पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों चलते हैं ऑप्शंस पर। तो प्रश्न संख्या 37 का सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर है। इसके अनुसार हम मिलान करेंगे औपन्यासिक पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पात्र हैं हमारे और ये हमारे उपन्यास हैं। ठीक है, तो चलते हैं। ऑप्शन ए भुवन। ऑप्शन ए भुवन किसका पात्र है, किस उपन्यास का? तो भुवन पात्र है नदी के द्वीप का। ठीक है, अज्ञेय की रचना है नदी के द्वीप। फिर है ऑप्शन बी जौहरा। जौहरा किसका पात्र है? तो ये पात्र है दोस्तों, सॉरी गलत बता दिया मैंने, माफ करना दोस्तों, फिर से देख लेते हैं इसको। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। ऑप्शन थर्ड के अनुसार मिलान करते हैं। ठीक है, सही बताया था, एक्चुअली मुझे ही देखने में मिस्टेक हो गई। चलिए कोई बात नहीं। तो ऑप्शन ए भुवन पात्र हैं हमारे किसके? नदी के द्वीप के, अज्ञेय की रचना। और जौहरा पात्र है गबन की। ऑप्शन फोर्थ, ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर है। जौहरा पात्र है गबन उपन्यास की, जो कि प्रेमचंद का उपन्यास है। अगला ऑप्शन है सी कालीचरण। कालीचरण पात्र है मैला आंचल का, फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है मैला आंचल। ठीक है, जिसका पात्र है कालीचरण। ऑप्शन डी रैक्व पात्र है किसके? रैक्व पात्र हैं दोस्तों ऑप्शन सेकंड अनाम दास का पोथा। ठीक है, इसके पात्र हैं ऑप्शन सेकंड अनाम दास का पोथा। ठीक है, याद रखिए। तो इस प्रकार से हमने औपन्यासिक पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ मिला दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 38, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित कहानियों को, कहानियां हैं दोस्तों, और उनको उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट। इसके अनुसार हम मिलान करेंगे। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन ए। ठीक है, सबसे पहले ये कहानियां हैं। ठीक है, सूची 1 में और सूची 2 में हमारी है कौन सी? हमारे लेखक हैं। ठीक है, तो चलिए मिलान करते हैं। ऑप्शन ए कसाई बाड़ा, इसके लेखक कौन है? कसाईबाड़ा कहानी के लेखक हैं दोस्तों शिव मूर्ति की कहानी है कसाईबाड़ा। ऑप्शन बी तिरिच कई बार पूछी गई है, इंपॉर्टेंट रचना है। तो तिरिच किसकी रचना है, कहानी है दोस्तों? ये कहानी है उदय प्रकाश की, तिरिच उदय प्रकाश। ऑप्शन सी
एक प्लेट सैलाब, एक प्लेट सैलाब किसकी रचना है? तो दोस्तों ये कहानी है मन्नू भंडारी की, मन्नू भंडारी। ठीक है, एक प्लेट सैलाब याद रखिए। अगला ऑप्शन है डी, डैफोडिल जल रहे हैं, डैफोडिल जल रहे हैं, ये कहानी किसकी है? तो दोस्तों ये कहानी है ऑप्शन थर्ड, मृदुला गर्ग की, मृदुला गर्ग की कहानी है डैफोडिल जल रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस प्रकार कहानियों को हमने लेखकों के साथ मिलान कर दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 39, प्रश्न संख्या 39 ध्यान से देखिए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो दोस्तों ये रचनाएं हैं, ये रचनाकार हैं, तो चलिए मिलान करते हैं। ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर है, तो इसके अनुसार हम मिलान करेंगे। ऑप्शन ए, श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार प्रकाश किसकी रचना है? तो दोस्तों ये रचना है भोज की, भोज की रचना है श्रृंगार प्रकाश। ऑप्शन बी, व्यक्ति विवेक, व्यक्ति विवेक किसकी रचना है? तो दोस्तों ये रचना है महीम भट्ट की, महीम भट्ट की। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन फिफ्थ। ठीक है, व्यक्ति विवेक महीम भट्ट की रचना है। ऑप्शन सी, दश रूपक, दश रूपक किसकी रचना है? तो दोस्तों ये रचना है ऑप्शन फर्स्ट, धनंजय की, धनंजय की रचना है दश रूपक। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला ऑप्शन है डी, श्रृंगार तिलक, श्रृंगार तिलक किसकी रचना है? तो दोस्तों ये रचना है रुद्र भट्ट की। ठीक है, रुद्र भट्ट की रचना है। तो फिर से देख लीजिए। ऑप्शन ए श्रृंगार प्रकाश राजा भोज की, सॉरी राजा भोज नहीं, सिर्फ भोज। ठीक है। ऑप्शन बी व्यक्ति विवेक महीम भट्ट। ऑप्शन सी दश रूपक रुद्र भट्ट की रचना, और श्रृंगार तिलक ऑप्शन डी धनंजय। तो इस प्रकार से रचनाओं को हमने रचनाकारों के साथ सुमेलित कर लिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 40 ध्यान से देखिए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ रचनाएं दी गई हैं, यहाँ पे ये रचनाकार हैं। चलिए सुमेलित करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है, बाकी ऑप्शन हम नहीं देखेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट के अनुसार देखते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रचना है तो सैक्रेड वुड, सैक्रेड वुड। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये पाश्चात्य विद्वानों की रचनाएं हैं। ठीक है, सैक्रेड वुड किसकी रचना है? टी.एस. इलियट की रचना है सैक्रेड वुड, टी.एस. इलियट। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन बी रिवैल्यूशन, रिवैल्यूशन किसकी रचना है? तो दोस्तों रिवैल्यूशन रचना है F.R. लिविस, F.R. लिविस। ऑप्शन फोर्थ सही उत्तर है F.R. लिविस। ऑप्शन सी लैंग्वेज एज जेस्चर, लैंग्वेज एज जेस्चर, ये किसकी रचना है? लैंग्वेज एज जेस्चर, ये इंग्लिश में नेम है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसलिटरेशन हो रखा है, तो आप इंग्लिश में इसको लिख करके अगर याद करेंगे तो आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो लैंग्वेज एज जेस्चर रचना है किसकी? R.P. ब्लैकमर की, R.P. ब्लैकमर। ठीक है, नाम याद रखिए, R.P. ब्लैकमर की रचना लैंग्वेज एज जेस्चर। फिर है ऑप्शन डी, ए ग्रामर ऑफ मोटिव्स, ए ग्रामर ऑफ मोटिव्स, ये किसकी रचना है? तो दोस्तों ये रचना है ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड केनेथ बर्ग, केनेथ बर्ग की रचना है ए ग्रामर ऑफ मोटिव्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने रचनाओं को और रचनाकारों को सुमेलित किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों प्रश्न 41 को शुरू करने से पहले हम यहाँ पर कुछ निर्देश पढ़ लेते हैं। चलिए देख लेते हैं निर्देश। प्रश्न संख्या 41 से 45 तक के प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं। इनमें से एक स्थापना A और दूसरा तर्क R है। कोड में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों हमें यहाँ पर स्थापना और तर्क दिए गए हैं, तो सही उसके अनुसार हमें सही विकल्प चुनना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 है दोस्तों, स्थापना। पहले स्थापना पढ़ते हैं। चलिए, कविता बाह्य प्रकृति से निरपेक्ष मनुष्य की अंतः प्रकृति का प्रकाशन है। कविता बाह्य प्रकृति से निरपेक्ष मनुष्य की अंतः प्रकृति का प्रकाशन है। फिर से देख लीजिए।
तर्क देखते हैं। अब तर्क, स्थापना हमने पढ़ ली अभी, तर्क देखते हैं। क्योंकि कविता मनुष्य की भावात्मक सत्ता का सृष्टि में विस्तार करती है। क्योंकि कविता मनुष्य की भावात्मक सत्ता का सृष्टि में विस्तार करती है। तो दोस्तों ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 41 का ए गलत और आर सही। ए हमारा यानी स्थापना गलत है और तर्क हमारा सही है। ठीक है, कविता बाह्य प्रकृति से निरपेक्ष मनुष्य की अंतः प्रकृति का प्रकाशन है, ये गलत है। ठीक है, तर्क हमारा सही है। क्योंकि कविता मनुष्य की भावात्मक सत्ता का सृष्टि में विस्तार करती है, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 42 दोस्तों, स्थापना है मिथक जातीय जीवन की संयुक्त धरोहर है। मिथक जातीय जीवन की संयुक्त धरोहर है, तो ये हमारी स्थापना है। तर्क देखते हैं दोस्तों, तर्क क्या है हमारा, इसीलिए उसका रचनात्मक उपयोग सामाजिक जिम्मेदारी है। इसीलिए उसका रचनात्मक उपयोग सामाजिक जिम्मेदारी है। तो प्रश्न 42 का सही ऑप्शन होगा दोस्तों ए, यानी कि हमारी स्थापना भी सही है और हमारा तर्क भी सही है, दोनों ही सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 43, ध्यान से देखिए। स्थापना वैचारिक प्रतिबद्धता रचनात्मक व्यक्तित्व की प्राथमिक अनिवार्यता है। वैचारिक प्रतिबद्धता रचनात्मक व्यक्तित्व की प्राथमिक अनिवार्यता है दोस्तों, ये स्थापना है। तर्क देखते हैं। क्योंकि साहित्यकार का रचनात्मक विचार सामाजिक परिवर्तन का बीज वपन करता है। क्योंकि साहित्यकार का रचनात्मक विचार सामाजिक परिवर्तन का बीज वपन करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सेकंड, यानी कि स्थापना हमारी गलत है। ठीक है, गलत है और तर्क हमारा सही है। तर्क हमारा सही है। ठीक है, ध्यान रखिए, तर्क हमारा सही है, स्थापना गलत है। प्रश्न संख्या 44 देखिए दोस्तों। स्थापना चमत्कार वह प्रक्रिया है जिससे चित्त का विस्तार होता है। रसास्वाद और चमत्कार की प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं है, तो ये हमारी स्थापना है। अगला तर्क है, देखते हैं। इसीलिए भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य में कई चमत्कार बिंदुओं का उल्लेख हुआ है। इसीलिए भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य में कई चमत्कार बिंदुओं का उल्लेख हुआ है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 44 का सही ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, सही उत्तर है, जिसमें स्थापना भी सही है और जिसमें हमारा तर्क भी सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 45, ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 45 स्थापना है दोस्तों अवस्थानुकृतिर नाट्यम, अर्थात अवस्था की अनुकृति को नाटक कहते हैं। अवस्था की अनुकृति को नाटक कहते हैं, ये स्थापना है। तर्क देखते हैं। क्योंकि नाटक में लोक के सुख दुख का अनुकरण आंगिक अभिनय द्वारा किया जाता है। क्योंकि नाटक में लोक के सुख दुख का अनुकरण आंगिक अभिनय द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों प्रश्न 45 का सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, ए सही और आर गलत, यानी स्थापना तो सही है लेकिन तर्क हमारा गलत है। ठीक है, स्थापना सही है कि अवस्था की अनुकृति को नाटक कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्नों पर। यहाँ पर दोस्तों कुछ निर्देश हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्न संख्या 46 से 50 के दिए गए बहुविकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर एक अवतरण दिया गया है दोस्तों, पहले हम उसे पढ़ेंगे, फिर जो इससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं उनको हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सिर्फ सुनिए, यहाँ पर पेन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान से अपनी स्क्रीन पर देखिए और सुनिए। शुरू करते हैं दोस्तों। भावों की छानबीन करने पर मंगल का विधान करने वाले दो भाव ठहरते हैं, करुणा और प्रेम।
करुणा की गति रक्षा की ओर होती है और प्रेम की रंजन की ओर। लोक में प्रथम साध्य रक्षा है, रंजन का अवसर उनके पीछे आता है। अतः साधना अवस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले काव्यों का बीज भाव करुणा ही ठहरती है। इसी से शायद अपने 2 नाटकों में रामचरित को लेकर चलने वाले महाकवि भवभूति ने करुणा को ही एकमात्र रस कहा है। रामायण का बीज भाव करुणा है, जिसका संकेत क्रोध को मारने वाले निषाद के प्रति वाल्मीकि के मुख से निकले वचन द्वारा आरंभ ही में मिलता है। उसके उपरांत भी बालकांड के 15वें सर्ग में इसका आभास दिया गया है, जहां देवताओं ने ब्राह्मण से रावण द्वारा पीड़ित लोक की दारुण दशा का निवेदन किया है। उक्त आदि काव्य के भीतर लोक मंगल की शक्ति के उदय का आभास ताड़का और मारीच के दमन के प्रसंग में ही मिल जाता है। पंचवटी से वह शक्ति जोर पकड़ती दिखाई देती है। पंचवटी से वह शक्ति जोर पकड़ती दिखाई देती है। सीता हरण होने पर उसमें आत्मगौरव और दाम्पत्य प्रेम की प्रेरणा का भी योग हो जाता है। लोक के प्रति करुणा जब सफल हो जाती है, लोक जब पीड़ा और विघ्न बाधा से मुक्त हो जाता है, तब राम राज्य में जाकर लोक के प्रति प्रेम प्रवर्तन का, प्रजा के रंजन का, उसके अधिकाधिक सुख के विधान का अवकाश मिलता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने अवतरण पढ़ लिया है। चलिए चलते हैं इससे संबंधित प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 46 है दोस्तों, ध्यान दीजिए। साधना अवस्था को लेकर चलने वाले काव्यों का बीज भाव करुणा है। साधना अवस्था को लेकर चलने वाले काव्यों का बीज भाव करुणा है, क्योंकि, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि लोक में प्रथम साध्य रक्षा है। क्योंकि लोक में प्रथम साध्य रक्षा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 47, लोक में प्रजारंजन के सुख विधान का अवकाश कब मिलता है? तो दोस्तों, लोक में प्रजारंजन के सुख विधान का अवकाश मिलता है ऑप्शन फोर्थ, लोक जब पीड़ित अवस्था से मुक्ति पाता है। लोक जब पीड़ित अवस्था से मुक्ति पाता है, तब लोक में प्रजारंजन के सुख विधान का अवकाश मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 48, ध्यान दीजिए। पंचवटी प्रसंग का महत्व किसमें प्रतिष्ठित है? तो दोस्तों, पंचवटी प्रसंग का महत्व प्रतिष्ठित है ऑप्शन फर्स्ट, लोक मंगल की शक्ति के विकास में। लोक मंगल की शक्ति के विकास में पंचवटी प्रसंग का महत्व प्रतिष्ठित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 49, ध्यान दीजिए दोस्तों। उपर्युक्त गद्यांश में सीता हरण प्रसंग को क्यों उद्धृत किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर है। लोक मंगल, आत्मगौरव और दाम्पत्य प्रेम को प्रतिष्ठित करने के लिए, लोक मंगल, आत्मगौरव और दाम्पत्य प्रेम को प्रतिष्ठित करने के लिए सीता हरण प्रसंग को उद्धृत किया गया है। ठीक है, अगला और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 50, ध्यान से सुनिए। लोक मंगल के उदय का आधार कौन सी घटना है? लोक मंगल के उदय का आधार कौन सी घटना है? तो दोस्तों, 50वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, ताड़का और मारीच का दमन लोक मंगल के उदय का आधार है। ठीक है, लोक मंगल के उदय का आधार है ताड़का और मारीच का दमन। ठीक है, देखते हैं। सभी प्रश्न हमने कर लिए दोस्तों। 50 प्रश्न हमारे यहीं समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, पेपर सेकंड हिंदी जुलाई 2016 का हमने ये प्रश्न पत्र भी हल कर लिया है। इसके बाद आपके पास पेपर थर्ड आएगा। ठीक है, तो दोस्तों, आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो
और किसी भी प्रकार की कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।